नमस्कार भाइयों। संख्या पद्धति में हमने आपको भाग फर्स्ट और भाग सेकंड पढ़ाया था। आज हम भाग थर्ड की बात करेंगे, संख्या पद्धति। और ये श्रृंखला जो है अभी ख़त्म नहीं हुआ था, ध्यान दीजिए। भाग थर्ड हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, यानी कि संख्या पद्धति भाग थर्ड। अब इसमें हमने प्राकृतिक संख्या की बात कर ली थी, और प्राकृतिक संख्या में ही हमने आपको सम संख्या और विषम संख्या के बारे में बताया था। लेकिन प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत अभी भी कुछ चीज़ें हमें बताना है, जैसे कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ध्यान दीजिए, प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत दो संख्याएं हैं, एक भाज्य है, एक अभाज्य है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसकी बात चलेगी, ध्यान दीजिएगा। भाज्य संख्या की ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हों। फिर से समझिए, ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हों, या ऐसी संख्या जो एक से, खुद से और किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो। फिर से समझिए, ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हों, ऐसी संख्या जो एक से, खुद से और किसी अन्य से विभाज्य हो, उसे भाज्य संख्या कहेंगे। यानी यह बात क्लियर है, तो थोड़ा सा उदाहरण के रूप में हमें समझना पड़ेगा कि इसके उदाहरण क्या हैं। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 15 है, 14 है। ठीक है, 15 ठीक है, 15 तक ले लेते हैं, 15 है। ये क्या है? ये भाज्य है। तो अगर कोई पूछता है कि भाज्य संख्या की पहचान क्या है, तो जैसे हम 4 को ले लेते हैं। 4 को अगर हमने ले लिया तो 4 जो है 1 से भी भाज्य है, 4 जो है 2 से भी भाज्य है, 4 जो है 4 से भी भाज्य है, और ये जो है इसके, यानी कि 1, 2 और 4, ये सब इसके क्या है? गुणनखंड है। तो कम से कम 3 गुणनखंड है, तो 3 गुणनखंड हमारे पास आ गया है। अगर कोई कहता है कि 12 को ले लीजिए, तो हमने 12 को ले लिया। तो 12 जो है 1 से भी कट जाता है, 2 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है, 6 से भी कट जाता है, और 12 से भी कट जाता है। तो इस तरीके से जिनके 3 से ज़्यादा या 3 गुणनखंड कम से कम हो, उन्हें हम भाज्य कहते हैं। भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो खुद से भी कटें और किसी दूसरी संख्या से भी कट जाएं, उन्हें हम भाज्य कहेंगे। अब इसमें कुछ बातें होती हैं, उनको भी हम ध्यान से देख लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो यहाँ समझ में आ जाएगा। बातें ये हैं कि पूछ लिया जाता है सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए।
तो सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर हमसे पूछा जाएगा तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। पूछ लिया जाए सबसे छोटी विषम भाज्य बताइए, विषम भाज्य बताइए, तो आंसर निकल के आएगा सबसे छोटी विषम भाज्य क्या है? 9 है। तो सबसे छोटी विषम भाज्य क्या है? 9 है। और अगर हमसे ये पूछ लिया जाता है कि 9 क्यों कह रहे हैं, तो 9 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 9 से भी कटता है। तो कहने का मतलब है ऐसी संख्या जो खुद से भी कटे और किसी दूसरी संख्या से भी कटे उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। अब भाज्य संख्या की बातें यहाँ तक हो गई हैं। ठीक, भाज्य संख्या में ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है। तो ये बात भाज्य संख्या की थी और भाज्य संख्या में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे कुछ अभाज्य संख्या की बात करेंगे। अब हम बात जो करेंगे वो किसकी करेंगे? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या समझिएगा, ऐसी संख्या जो खुद से और एक से कटे, या दूसरा है ऐसी संख्या जिसके कम से कम 2 गुणनखंड, नहीं कम से कम नहीं है, जिनके अधिक से अधिक 2 गुणनखंड हों, उन्हें अभाज्य संख्या कहेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अभाज्य संख्या कैसी संख्या होती है? एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2 3 5 7, 2 3 5 7, 11 13 17 19 23 31 29 भी है यहाँ पर। 23 के बाद आप 29 को भी ले सकते हैं, 29 उसके बाद 31 है, 37 है। ये सब अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो अपने आप से ही कटें, किसी और से ना कटें, उसे हम अभाज्य कहते हैं। आप कहीं ये गलती ना करें कि ऐसी संख्या जो 2 से कटें, ये गलती ना करें। 2 से कटने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर मतलब सिर्फ ये है कि ऐसी संख्या जो खुद से कटें और 1 से कटें। जैसे हम बात करते हैं 7 की बात कर लेते हैं, तो 7 1 से कट सकता है और 7 से, इसके 2 ही गुणनखंड होंगे। 13 की बात कर लेते हैं, 1 से कटेगा और 13 से, 2 ही गुणनखंड होंगे। ऐसे ही कुछ नोट पॉइंट हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं, तो उन बातों को भी ध्यान से समझिए। कुछ नोट पॉइंट हैं, पेपर में आ जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो क्या होगा? पेपर में आ जाता है सबसे छोटी सम अभाज्य बताइए, तो आपको बताना होगा। पेपर में आ जाता है सबसे छोटी विषम अभाज्य बताइए, पेपर में आ जाता है लगातार क्रमागत अभाज्य पूछ लेता है। क्रमागत अभाज्य बताओ, क्रमागत अभाज्य बताओ। थोड़ा सा 1 मिनट ध्यान दीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर सभी, इसलिए इनको सही से समझना होगा। क्रमागत अभाज्य बताओ,
यहाँ पूछ लेगा, यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर हम बात करते हैं, पहले इसको समझा दें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर हम बात करते हैं तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य पूछे तब भी 2 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य पूछे तो क्या है? 3 है। देख लीजिए, सबसे छोटी 2 है, फिर उसके बाद क्या है? 3 है। क्रमागत अभाज्य पूछे तो आपको बताना होगा, क्रमागत अभाज्य संख्या पूछे तब आपको बताना होगा कि यहाँ पर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। ये 3 जोड़े ऐसे होते हैं जो क्रमागत अभाज्य होते हैं। यानी कहने का मतलब है 3 और 5 में 2 का गैप है, 5 और 7 में 2 का गैप है, 7 और 11 में फिर 4 का गैप हो जाएगा। इस तरीके से गैपिंग इधर उधर बढ़ते रहेगा। तो यहाँ पर यह क्रमागत अभाज्य संख्या है। आगे की बात करते हैं। 2 को छोड़कर शेष सभी अभाज्य संख्या, 2 को छोड़कर शेष सभी अभाज्य संख्या पूछ लिया जाए क्या है, तो यहाँ पर आप जवाब देंगे कि विषम है। क्या है? विषम है। 2 को छोड़कर शेष सभी अभाज्य संख्या कैसी संख्या है? तो आंसर है विषम संख्या है। अब हम आगे की बात करते हैं। 1 से 100 तक की संख्या, 1 से 100 तक की संख्या में कितने अभाज्य हैं? तो देख लीजिए, 1 से 100 तक की संख्या में टोटल 25 अभाज्य हैं। पेपर में पूछ लिया गया, मान लीजिए 1 से 50 तक की संख्या में अभाज्य कितने हैं? तो आपको जो जवाब देना है वो देना है 15। पेपर में आ जाए 50 से 100 तक की संख्या में अभाज्य कितने हैं? तब 10। और ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट में आते हैं, सारे इम्पॉर्टेंट हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अब हम अभाज्य संख्या की और कई बातें करते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि क्या नोट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। एक कैसी संख्या है? ऑप्शन में लिखा होगा भाज्य है, ऑप्शन में लिखा होगा अभाज्य है, ऑप्शन में लिखा होगा विषम है, ऑप्शन में लिखा होगा भाज्य एंड अभाज्य दोनों है। तो आप ऐसे समझ लीजिएगा कि एक जो है ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, विषम कह सकते हैं, लेकिन भाज्य और अभाज्य दोनों नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब है कि एक के केवल एक ही गुणनखंड होता है, एक एकम एक गुणनखंड होता है। और नियम हमारा क्या कहता है? भाज्य का नियम है कि कम से कम 3 गुणनखंड हो, और अभाज्य का नियम है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 गुणनखंड हो। लेकिन इनके भाई साहब के एक ही होते हैं गुणनखंड, इसलिए यह ना तो भाज्य है और ना तो अभाज्य है, लेकिन ये विषम संख्या हम कह सकते हैं, ये विषम संख्या है। दूसरा है कि ये जो है योगात्मक संख्या है या गुणात्मक संख्या है, तो इसके बारे में बात करेंगे अभी। ठीक है। यहाँ पर हम वो जो कंडीशन आपको बता रहे हैं वो भाज्य की बता रहे हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्या पर और कई बातें। अभाज्य संख्या पर महत्वपूर्ण बातें, ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्या पर महत्वपूर्ण बातें। पेपर में आ जाए 2 लगातार अभाज्य संख्या का जोड़, 2 लगातार अभाज्य संख्या का जोड़ क्या होगा? तो आपको पहले हम बता दें
कि पहली अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, ऐसे है, फिर 13 है। तो आप थोड़ा समझिए कि दो लगातार अभाज्य संख्या का जोड़ क्या होगा। तो यहाँ पर दो बातें हैं। अगर हम 2 को शामिल करें, 2 को शामिल करें तब तो दो लगातार अभाज्य संख्या का जोड़ क्या होगा, तब तो क्या होगा, विषम होगा। क्या होगा, विषम। क्योंकि इसमें हम 2 प्लस क्या करते हैं 3, तो रिजल्ट क्या हो जाता है 5। यहाँ पर लिखा है 2 लगातार अभाज्य संख्या का जोड़ क्या होगा, तो आंसर है विषम होगा। फिर यहाँ लिखा है 2 लगातार अभाज्य संख्या का जोड़ क्या होगा, तो आंसर है सम होगा। कब होगा, जब 2 शामिल ना हो, जब 2 शामिल ना हो। अब 2 शामिल नहीं है तब होगा, यानी कि 2 को छोड़कर अगर हम किसी को जोड़ दें 3 + 5 तो आंसर हो गया 8। ऐसे हमने जोड़ दिया 5 + 7 तो आंसर हो गया 12। तो आपसे पूछे कि 2 अभाज्य संख्या का जोड़ क्या सम होता है कि विषम होता है, तो आपके पास एक कंडीशन है, सम तब होता है जब 2 शामिल ना हो, विषम तब होता है जब 2 शामिल हो। तो देख लीजिए 2 लगातार अभाज्य संख्या का जोड़ क्या होगा, तो आंसर है विषम। तो विषम तब होगा जब इसमें 2 शामिल होगा। यहाँ पर हम बता दें 2 क्या है इसमें, 2 शामिल है। जब 2 शामिल होगा तब विषम होगा, जब 2 शामिल ना हो तब यहाँ पर क्या होगा, सम होगा। लेकिन यहाँ पर और बातें हैं, पूछ लिया जाए 3 लगातार अभाज्य संख्या का जोड़ तो क्या होगा। तो 3 लगातार अभाज्य संख्या का जोड़ देखिए, अगर हमने 2 ले लिया, साथ में 3 ले लिया और क्या ले लिया 5, तो 5 3 8 2 कितना हो गया 10, यानी क्या हो सकता है सम। लेकिन 2 क्या है, शामिल है। अगर फिर से वही बात पूछ लिया जाए कि 3 लगातार अभाज्य संख्या का जोड़ क्या होगा, तो आप फिर सुनिए। आप कहेंगे 3 लगातार अभाज्य संख्या का जोड़, जैसे हमने ले लिया 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, 7 5 12, 12 और 3 कितना हो गया 15। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जोड़ विषम हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, विषम। और यहाँ पर देख लीजिए जोड़ क्या हो गया है, सम। तो अब हमारी बात आप समझ गए, सम तब होगा जब उसमें क्या शामिल हो, 2 शामिल हो। ध्यान से समझिएगा। विषम तब होगा जब 2 शामिल, विषम तब होगा जब 2 शामिल ना हो। विषम तब होगा जब 2 शामिल ना हो। अब यह इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता था, अभी पूछा जाता भी है इस तरीके से। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। अभाज्य गुणनखंडों की क्या बताइए, संख्या। तो जैसे लिखा है 45 की घात 9 में अभाज्य गुणनखंड बताओ। अभाज्य गुणनखंड बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस 45 के फैक्टर करने हैं। जैसे हमने किया 3 से 15 आया, फिर 3 से 5 आया, फिर 5 से 1 आया। तो ये जो 3 निकल के आया और फिर जो 3 निकल के आया और फिर 5 आया, ये सब संख्या कैसी संख्या है, अभाज्य है। और इनकी घात कितना है, 9 है। तो यहाँ पर 9 कर देंगे, इस तरीके से कर देंगे। अब ये जो 9 है इसके ऊपर भी होगा, इसके ऊपर भी होगा, इसके ऊपर भी होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 की घात 9, यहाँ भी 3 की घात 9, यहाँ 5 की घात 9। अब देखिए 3 जो है वो कितनी बार है, 9 बार। यहाँ से भी 3 देखिए कितनी बार है, 9 बार। यहाँ से 5 देखिए कितनी बार है, 9 बार। तो 9 9 18 और 9 कितना होता है, 27। तो इसके टोटल कितने गुणनखंड हैं, तो आंसर है 27 गुणनखंड है। 27 गुणनखंड हैं। नहीं समझ में अगर आया है तो अभी हम इस क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए 18 की घात 41 लिखा है।
में गुणनखंडों की अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की क्या पूछ लेगा, संख्या। तो आपको क्या करना है, इस 18 को सबसे पहले तोड़ना है। जैसे हमने 2 से तोड़ा, 2 9 18, 3 से 3 त्रिका 9, फिर हमने 3 से तोड़ा, 3 एकम 3, तो 2 से हमने तोड़ा 9, 3 से तोड़ा 3, फिर 3, तो इसके अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुणे 3 गुणे 3, और यह इसकी पावर है कितना, 41। तो 41 कितनी बार लिखा जाएगा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार, 3 बार लिखा जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 41 गुणे 3, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 123 गुणनखंड होंगे। कितने गुणनखंड होंगे, 123। इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है। सिंपल है। पीपीटी में जब हम कराएंगे तो इसके सारे क्वेश्चन कराएंगे। अभी हम खाली आपको नियम पढ़ा रहे हैं। नियम में आप संख्या पद्धति भाग फर्स्ट पढ़ेंगे, उसमें नियम है, भाग सेकंड पढ़ेंगे, उसमें नियम है, भाग थर्ड पढ़ेंगे, उसमें नियम है, भाग फोर्थ फिफ्थ सारे में नियम होंगे। और पीपीटी का जो है सीरीज जब चालू होगा तो इनके नियम ही काम आएंगे वहाँ पर। आप ध्यान से समझिए कुछ बातें। और अभाज्य संख्या को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। अभाज्य संख्या को 3 भागों में बांटा गया है। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं, पहले उनको समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए। एक का नाम होता है सापेक्षिक अभाज्य, एक होता है सह अभाज्य, और एक होता है जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य, इसका मतलब है कि अभाज्य संख्याएं 3 प्रकार की हैं। एक का नाम है सापेक्षिक अभाज्य, एक का नाम है सह अभाज्य, एक का नाम है जुड़वा अभाज्य। यहाँ से प्रश्न बनता है। तो उन प्रश्नों को समझने से पहले यहाँ पर इनकी परिभाषा, इनमें क्या क्या शामिल है, ये पढ़ लीजिए। ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर पॉइंट स्टार बना दें। ऐसी संख्या जिसका मासा, ऐसी संख्या जिसका मासा कितना हो, 1 हो, या ऐसी संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। अगर हम इसको ऐसे समझा दें, वे सभी संख्याएं जिनके बीच में कोई कॉमन ना हो, एक को छोड़कर, जिनके बीच में कोई कॉमन ना हो, यानी कहने का मतलब है कि हमने 4 ले लिया और हमने 5 ले लिया, इन दोनों के बीच में कोई कॉमन नहीं, कोई एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आ रहे हैं। जैसे हमने 7 ले लिया, हमने 9 ले लिया, हमने 3 ले लिया, हमने 5 ले लिया, हमने 5 ले लिया, हमने 7 ले लिया, हमने यहाँ पर सम संख्या 8 ले लिया और 1 ले लिया, 9 विषम संख्या ले लिया। ये सभी वे संख्याएं हैं जो एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सापेक्षिक अभाज्य कहते हैं। और इनका अगर आप मासा निकालेंगे तो इनका मासा 1 आएगा, क्योंकि 8 और 9 किसी एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते हैं। पहले इनको और उनको दोनों को देखकर तब कंपेयर कर लीजिएगा कि हम किसकी बात और कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर बात क्या लिखी है, संख्या। यहाँ पर देखिए, अभाज्य, यहाँ पर 1 मिनट, 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसके मध्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। अर्थात यहाँ पर समझना क्या है, यहाँ पर क्या लिखा होगा, अभाज्य। यहाँ कोई संख्या नहीं ले सकते हैं, यहाँ लेंगे
तो अभाज्य संख्या ही लेंगे और अभाज्य संख्या के अलावा और कोई संख्या नहीं लेंगे। जैसे हमने लिया है 2, 3 ये हो गया, हमने 3, 5 ये दोनों अभाज्य ही हैं, हमने 5, 7 हमने 7, 11 हमने 19 और हमने यहाँ पर 23 ले लिया। ये सभी संख्याएं एक ऐसी संख्याएं हैं जो हैं अभाज्य और एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आ रहे हैं। ठीक, यहाँ पर आते हैं। 2 अभाज्य संख्या जिनका अंतर कितना हो, 2 हो, जिनका अंतर कितना हो, 2 हो। जैसे 3, 5, 5, 7, 11, 13 ये सभी जो संख्याएं हैं कैसी, ये भी याद रखिएगा, अभाज्य होनी चाहिए और उनके बीच का अंतर 2 होना चाहिए, तभी ये जो है जुड़वा अभाज्य के रूप में मानी जाएंगी। सह अभाज्य तब मानी जाएंगी जब संख्या कोई हो, अभाज्य हो, लेकिन उनके बीच में कोई कॉमन ना हो। जुड़वा अभाज्य का मतलब सिंपल है कि अभाज्य संख्या हो लेकिन दोनों के बीच में अंतर जो है 2 का होना चाहिए। जैसे 5 और 3, 5 के बीच में 2 का अंतर है, 5, 7 में भी 2 का है, 11, 13 में भी 2 का है। आगे बढ़ते हैं, इस पर हम प्रश्न कुछ कर लेते हैं, थोड़ा सा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा संख्या, यहाँ पर लिखा सापेक्षिक अभाज्य, यहाँ पर हमने लिखा सह अभाज्य, सापेक्षिक हो गया, सह हो गया, और यहाँ पर हमने लिख दिया जुड़वा अभाज्य, यहाँ पर जुड़वा अभाज्य। बस यहाँ पर हम आपको एक संख्या लिखकर दिखाएंगे। यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है 5, 7, 4, 3, 9, 8, यहाँ पर लिखा है 11, 13, यहाँ 13, 17, ये इस तरीके से संख्याएं लिखी होंगी और आपको बताना है कि कौन क्या है। देखिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 5 और 7 हमने लिया, तो सापेक्षिक अभाज्य का जो नियम है कि संख्या हो, ऐसी संख्या हो, चाहे वो भाज्य हो, अभाज्य हो, सम हो, विषम हो, चाहे जो हो। यहाँ पर लिखा है ऐसी संख्या जिनका मासा 1 हो, तो 5, 7 दोनों एक संख्या ही है और इनका मासा 1 भी होगा तो ये सापेक्षिक कहलाएगा। पहली बात तो ये है कि संख्या है। दूसरा ये है कि सहअभाज्य का परिभाषा है कि 2 अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो दोनों अभाज्य, 5 और 7 दोनों अभाज्य हैं, इसलिए सहअभाज्य कहलाएगा। जुड़वा अभाज्य का नियम है कि दोनों अभाज्य होना चाहिए और दोनों के बीच में अंतर 2 का होना चाहिए, इसलिए ये जुड़वा अभाज्य भी है। लेकिन 4, 3 में 4 कैसी संख्या, ध्यान से देखिए, तो 4 जो है सम संख्या है और ये अभाज्य संख्या है, तो ये सापेक्षिक तो हो सकता है लेकिन सह अभाज्य और जुड़वा नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों संख्याओं में 4 और 3 में ये जो संख्या है ये अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य नहीं है। ये संख्या कैसी संख्या है, भाज्य। और सह अभाज्य का नियम होता है कि दोनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए, अभाज्य, और जुड़वा भाज्य का भी नियम है कि दोनों संख्या कैसी होनी चाहिए, अभाज्य। 9, 8 में 9 और 8 में ध्यान दीजिए, तो ये विषम है, यानी कि ये भी भाज्य है और ये भी भाज्य है, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, इसलिए ये सापेक्षिक तो कहलाएगा लेकिन सह और जुड़वा नहीं कहलाएगा। ऐसे 11, 13 में देखिए, 11 और 13 दोनों अभाज्य संख्या हैं, अभाज्य हैं, साथ में 11 और 13 के बीच में 2 का अंतर है, तो 11, 13 सापेक्षिक अभाज्य कहलाएगा और सह अभाज्य भी कहलाएगा और जुड़वा अभाज्य भी कहलाएगा। लेकिन 13, 17 में दोनों अभाज्य संख्या हैं, लेकिन 13, 17 में सापेक्षिक तो कहलाएगा। सापेक्षिक कोई भी 2 संख्या हो, उनके बीच कॉमन अगर एक आता है तो वो सापेक्षिक तो कहलाता है, लेकिन सापेक्षिक के साथ में सह भी कहलाएगा। लेकिन क्या 13 और 17 के बीच में 2 का अंतर है, तो 2 का अंतर नहीं है, इसलिए यह जुड़वा अभाज्य नहीं कहलाएगा। यह था आपका अभाज्य संख्या से संबंधित कुछ बातें, और इसके सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको
PPT या PDF के रूप में दिए जाएंगे और टेलीग्राम पे आप जाएं और वहाँ से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसको जो हमने पढ़ा रखा है ये भी टेलीग्राम पे ही डाल दिया जाएगा, आप यहाँ पर इसको देख लें। और फिर इसके बाद जो हम संख्या पद्धति भाग 4 पढ़ाएंगे उसमें एक नए नियम के साथ हम पढ़ाएंगे, इसलिए आप पढ़ते रहिए। नमस्कार।